नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर। आपका पसंदीदा कार्यक्रम किरदार जिंदगी। आप हमेशा इंतजार करते हैं किस नए किरदार से वैभव भी आपको मिलवाने आई है। 155वें पायदान पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 155 जो हीरे जवाहरात है वो मेरी माला में एक एक जो मनके हैं वो तैयार हो गए हैं। मेरी माला बहुत बड़ी हो गई है और मुझे बहुत गर्व है कि हमने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग किरदारों को इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का मान रखने के लिए जो इकट्ठा किया है, रत्न इकट्ठा किया है हमने। आज 155 बहुत सुखद अनुभूति होती है जब आपको लगता है कि जिंदगी में आपने कुछ किया है। 155 लोगों को हमने इस कार्यक्रम से जोड़ा है और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, आप सब जानते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, आप सभी का साथ मिलता है, दुलार मिलता है, प्यार मिलता है। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे हिंदी साहित्य संस्थान की महत्वपूर्ण कड़ी है। आपका बहुत बहुत अभिवादन है। हर बुधवार को एक वादा करके जाती हूँ कि फिर एक नई शख्सियत से आपको मिलवाऊंगी। आज भी चूंकि अगर मैं कहूँ तो शायद मैं भी पत्रकारिता कर रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक मीडिया बन गया है अब। पहले प्रिंट मीडिया हुआ करते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद सोशल मीडिया आया। आज के जनरेशन के लिए, आज के समय के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, तो ये भी, इसके माध्यम से भी पत्रकारिता हो रही है। और मैं आज एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से मिलवाने आई हूँ जिनकी जो फेहरिस्त है, जिनके उपलब्धियों की, जिनकी योग्यता की, वो इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है अगर मैं वो पढ़ने बैठूं तो पूरा 1 घंटा का समय भी कम पड़ जाएगा। तो मैं छोटी छोटी उपलब्धियां और उनका संक्षेप में परिचय देना चाहती हूँ। आज हम जिनसे मिलवाने आए हैं वो है वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी। उनसे आज मिलेंगे और पत्रकारिता के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो पत्रकारिता कल कैसी थी, आज कैसी, आने वाले कल में कैसी होगी, उनके अनुभव हम लेंगे, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं। उन्होंने हर मौसम को देखा है, हर परिस्थिति को जिया है। तो उनसे उनके अनुभवों का हम लाभ प्राप्त करेंगे। आपका अगर मैं परिचय पढ़ूं तो आपने शिक्षा में एमए बीएड किया है, साहित्य रत्न। उसके अलावा बहुत सारी आपकी जो उपलब्धियां हैं, उनमें से कुछ उपलब्धियां मैं यहाँ गिनवाना चाहती हूँ। पिछले 46 वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आज भी आप सक्रिय हैं। ये भी एक आपकी जिजीविषा है, ऊर्जा है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। देश के विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों में स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर और संत कबीर की भावनाओं के ऊपर, उनके उपलब्धियों के ऊपर, उनके विचार के ऊपर आपने व्याख्यान दिया है। विशेष योग्यता की अगर मैं बात करूं तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, ये सारी ऐसी ऐसी जगह है जहां पर आपने बच्चों के बीच जाकर व्याख्यान दिया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनका मार्गदर्शन किया है आपने। देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी और निजी कॉलेजों में यूजीसी द्वारा आयोजित सेमिनार और सम्मेलनों में आपने न सिर्फ भाग लिया है बल्कि अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा दूरदर्शन, आकाशवाणी में लगातार आपके कार्यक्रम आते रहे हैं, आज भी आते हैं और कई मुद्दों पर आपने अपने विचार विमर्श किए हैं। सरकार के भी कई कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया है। बहुत बड़ा परिचय है सर आपका, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से कटौती करूँ, कहाँ से क्या लोगों को बताऊँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और स्टूडियो के बाहर बड़ी शालीनता से आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वैभवी अपनी बात खत्म करे और मुझे आमंत्रित करे। समाज से जुड़े हुए जागरूकता अभियान के लिए भी आपने बहुत कार्य किया है। आपने बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहित किया है, कई व्याख्यान आपके रहे हैं
और भी बहुत कुछ है आपके जीवन में। भोपाल से प्रकाशित लोकप्रिय लोकप्रिय पत्रिका विकास गाथा के संपादक आप रहे हैं। संरक्षक रहे हैं दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के, और उसके अलावा नेशनल लेवल मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज इंदौर की कार्यकारिणी सदस्य आप रहे हैं। पत्रकारिता पर आधारित एक प्रमुख हिंदी पत्रिका है मूल्या मूल्यानुगत मीडिया इंदौर से संपादकीय बोर्ड के आप सदस्य रहे हैं। बाप रे सर, बहुत बड़ा परिचय है आपका। आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप एक जिजीविषा वाले व्यक्तित्व हैं। आप को मैं बता दूं तमाम दर्शकों को कि हमने हमेशा से कोशिश की है कि किरदार जिंदगी में एक ऐसा किरदार आए जिसके व्यक्ति होने से लेकर व्यक्तित्व बनने तक की जो एक यात्रा है, जिंदगी की लंबी यात्रा, जीवन की, कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में उसे समा पाएं। तो चलिए, बिना किसी विलंब के सर से बीच बीच में बातचीत होती रहेगी और उनकी उपलब्धियां मैं आप सबको बताती रहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनका ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, तो हम उनका अभिवादन करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद बहवी जी, आपको नमस्कार, पुष्पा जी को नमस्कार, और आपके हजारों हजार दर्शकों को, श्रोताओं को, सुनने वालों को सबको नमस्कार। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे आज अपने साथ जोड़ा, अपनी बात कहने का आप अवसर देंगे, ये मेरी खुशनसीबी है। और मेरा कोई ऐसा परिचय नहीं है जो बहुत बड़ा हो या विशिष्ट हो। कलम का सिपाही हूँ। कलम जब से हाथ में लिया है तब से कलम को छोड़ा नहीं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हाथों में शक्ति रहे तब तक कलम चलती रहे। माँ सरस्वती का पुत्र हूँ, सरस्वती की सेवा करता हूँ, यही परिचय है। बाकी तो जीवन यात्रा में बहुत सारे मुकाम आते हैं, आयाम आते हैं, वो भूमिकाएं होती हैं। एक पत्रकार के नाते हमने भी उन भूमिकाओं का निर्वहन किया है, लेकिन मिशन हमेशा ये रहा कि पत्रकारिता के माध्यम से कुछ ऐसा कुछ हो जो वाकई पत्रकार का धर्म होता है, पत्रकार का फर्ज होता है, और मैं पिछले अनेक वर्षों से वही निभा रहा हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, और पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना समय निकाला हमसे बात करने के लिए। और थोड़ी भाव विभोर भी मैं हो रही थी, क्योंकि किसी वरिष्ठ पत्रकार को दूसरी बार हमने पत्रकार को तो खैर बुलाया था किरदार जिंदगी में, वरिष्ठ पत्रकार पहली बार आए हैं, तो एक अलग अनुभव आपके साथ साझा होगा। लेकिन सर, जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं हर वो किरदार जो भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, वो अपने परिवार के बारे में बताए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके माता पिता, आपका, क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ जब वो सिलसिला चलता है तो बहुत दूर तक चलता है। हम बहुत कुछ देखिए, जो परिचय है आपका वो आपकी उपलब्धियां हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत परिचय वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में, अपने प्रियजनों के बारे में बताएं। और हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं, अभिवादन करती हूँ। देवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, अनिल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी से गुजारिश करती हूँ कार्यक्रम को शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मधुकर जी की जो एक पूरी जीवन यात्रा है पत्रकारिता को लेकर, हम सब कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो सर, परिवार के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए, मैं भोपाल में पिछले 32 वर्षों से हूँ, बल्कि ज़्यादा हो गया। और इन दिनों मैं अपने पुत्र जो रायपुर छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं उनके पास आया हुआ हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरा परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है। परिवार में फिलहाल हम लोग आज की तारीख में तो 6 ही लोग हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है श्रीमती माधवी द्विवेदी जी, मेरे सुपुत्र हैं दीपक जी, मेरी पुत्र वधू हैं सारिका, और मेरे दो दो नन्हे मुन्ने हैं, 2 पुष्प हैं मेरे घर में। एक मेरी पोती है सारिका, क्षमा चाहूँगा, श्रेया, जो मेरी पोती है, 11 साढ़े 11 वर्ष की है, यहाँ डीपीएस स्कूल में पढ़ती है। और मेरा पोता है, वो करीब 5.5 वर्ष का है, वो भी यहाँ डीपीएस स्कूल में पढ़ता है। ये एक छोटा सा परिवार है, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद
तो हमेशा ही मिलता रहेगा। अभी कुछ समय पहले तक मिलता रहा। मेरी पूजनीय माता जी अभी लगभग 3 महीने पहले परम धाम को सिधार गई। उनका आशीर्वाद जहाँ भी हैं वहाँ से देती हैं। कुल मिला के एक छोटा सा परिवार है, लेकिन आप कह सकते हैं सुखी परिवार है। हम सब लोगों में बड़ा स्नेह का भाव है और अपनापन है। अभी अभी आपने मेरी चर्चा शुरू करने के पहले मेरी पुत्र वधू ने भी आपको नमस्कार किया ही होगा। मैं जी बड़ा जी सर। भाग्यशाली हूँ कि आज के ज़माने में मेरी जो बहू है, मेरी पुत्री सरीखी ही है। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक छोटा परिवार लेकिन सुखी परिवार। वाह क्या बात है। बहुत सुंदर सर। देखिए परिवार के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा जीवन चलता है और परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए या हमें संबल देने के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि परिवार से ही बात शुरू करें। आपने बहुत सुंदर परिचय दिया और सारिका जी वाकई बहुत अच्छी हैं। दिलराज भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी इसी प्रकार बने रहें और लाभान्वित हों मधुकर जी के अनुभवों से। सर 46 वर्ष हो गए आपको पत्रकारिता करते जी हुए और जी जी जी। अलग अलग प्रिंट मीडिया से जुड़े रहे आप। आज भी बहुत सारे लेख हैं जो छपती रहती हैं आपकी। हर हर विषय पर आप विचार विमर्श करते हैं। परिस्थितियां किस तरह बदली हैं सर? पहले की पत्रकारिता और अभी में क्या फर्क लगता है आपको? एक मुहावरा है वैभव जी, जमीन और आसमान का फर्क। हमने जिस दौर में पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उस दौर में और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। ये फर्क स्वाभाविक भी है। जमाना बदल गया है। यानी एक 4-5 दशक के बाद का जो पत्रकारिता का जो आज स्वरूप है, स्वाभाविक तौर से वो नहीं रहेगा जो 40-50 वर्ष पहले था। आज परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से तमाम चीजें बदलती हैं। पत्रकारिता भी बदली है और जो पत्रकारिता का जो स्वरूप है, संभवतः आज जो जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बदलता हुआ युग है, एक प्रतियोगिता का युग है, प्रतिद्वंदिता का भी युग हो गया है। उस युग में पत्रकारिता बड़ी प्रगतिशील हो गई। आज देखिए ना, हम लोगों के समय में एक शहर से 2-3-4 अखबार ही निकला करते थे और पाठक होते थे जो उन्हीं अखबारों के इर्द-गिर्द सिमटते थे। आज प्रिंट मीडिया में भी अखबारों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। हम लोगों के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं। अखबार में छपी हुई बात को ही लोग ब्रह्म वाक्य समझते थे। यानी जो अखबार में जो छप गया वो ब्रह्म वाक्य होता था। हम लोग अगर लिख देते थे कि कल बारिश होगी, भले ही गर्मी का दिन हो, लेकिन अगर अखबार में छप गया कि कल बारिश होगी तो पाठकों को ये लगता था कि जरूर बारिश होगी, अखबार में छपा है। यानी अखबार में, समाचार पत्र में लिखी हुई बातों को इतना एक तरह विश्वास से करते थे। मान्यता, विश्वास व्यक्त किया जाता जी था। जी। आज भीड़ हो गई, अखबारों की भीड़ हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितने चैनल्स आ गए। अब तो सोशल मीडिया ने भी अपना एक बड़ा व्यापक एक तरह से पांव फैला लिए। चीजें बदली हैं, लेकिन जो विश्वसनीयता, मैं आपको बहुत ही सावधानी से बता रहा हूँ, तमाम लोगों से क्षमा मांगते हुए बता रहा हूँ कि जो विश्वसनीयता आज से 40-50 वर्ष पहले की पत्रकारिता में थी, उस विश्वसनीयता का आज संकट है वर्तमान पत्रकारिता में। वो संकट है। यद्यपि जैसा मैंने कहा ना कि बहुत परिवर्तन हुआ और परिवर्तन स्वाभाविक है। आज समय के हिसाब से वो परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हम उस युग से अगर तुलना करें तो अब कोई बहुत उन्हें बेमानी होगा। लेकिन जो जो विश्वास प्रिंट मीडिया यानी अखबार पर उस समय के पाठकों का होता था, आज नहीं बचा है। लेकिन मीडिया का जो रोल पहले था, रोल कमोबेश वही है। मीडिया का जो रोल आज़ादी के पहले था, आज़ादी के परिवेश में जिस तरह का की भूमिका प्रेस की थी, आज वो भूमिका भले ना हो, लेकिन कार्यशैली तो वही है। आखिर पत्रकारिता का लक्ष्य क्या होता है?
अगर हम संक्षेप में कहें तो मेरे दृष्टिकोण से पत्रकारिता का लक्ष्य होता है लोक मंगल, लोक कल्याण। हम जब अखबार की दुनिया में आते हैं या आज के बच्चे जो आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, तो उनका उद्देश्य क्या सिर्फ यही होना चाहिए कि हम आजीविका के लिए आ रहे हैं या कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए आ रहे हैं, या जो मीडिया में जो एक तरह से चाकचक्य है, चकाचौंध है, उससे प्रभावित होकर के आ रहे हैं, यश पाने के लिए आ रहे हैं, प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए आ रहे हैं, या समाज को वो सब देने के लिए आ रहे हैं जो एक पत्रकार के रूप में हमें देना चाहिए। अगर आप इस मंशा से, यानी मैं खास तौर से युवा पीढ़ी की बात अगर करूं, तो मैं तो विश्वविद्यालयों में जाता हूं, लेक्चर देता हूं, बच्चों से रूबरू होता हूं। मुझे लगता है कि आज लोक कल्याण की पत्रकारिता की जरूरत है। लोक कल्याण की भावना से अगर हमारी युवा पीढ़ी जो बच्चों की है, बच्चियों की है, अगर उस भावना से, चाहे वो पत्रकारिता का कोई भी क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अगर उसमें प्रवेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शुरू से ही वो स्पष्ट होंगे, उनका लक्ष्य स्पष्ट होगा। या वो, लेकिन आजकल होता थोड़ा सा कुछ विपरीत किस्म का है। अब हम लोगों के समय में तो ये होता सर था कि ना कोई। सर आपको जी। ये नहीं लगता कि पहले के समय में जो पत्रकारिता होती थी उसमें अगर हम पैसों का जिक्र करें यहाँ पर, तो पैसे कम होते थे। आज के समय में जो पत्रकारिता हो रही है, चाहे आप किसी भी चैनल पर जाते हैं, वहां पर एक मोटी रकम आपको दी जाती है, तो ये एक पैसा कमाने का भी जरिया हो गया है। नहीं, आप उसको सीधे तौर पे तो हम ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, पैसा तो आज जीवन की आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, धन तो जरूरी है, जीवन जीने के लिए धन तो जरूरी है। ठीक है, उस समय का जो दौर था, उस समय जो स्थितियां परिस्थितियां थी, वो थोड़े पैसे से ही गुजारा हो जाता था, काम हो जाता था। आज उन पैसों से तो आज गुजारा नहीं हो सकता किसी भी क्षेत्र में। लेकिन धन कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता की बात तो अपनी जगह है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप एक शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो धन कमाइए, धन तो अच्छी बात है, लेकिन उस प्रोफेशन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। पत्रकारिता में भी अगर आप हैं, तो पत्रकारिता के प्रति एक आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने दायित्व के प्रति अगर आपकी प्रतिबद्धता है, तो बहुत अच्छा है। धन तो मिलेगा ही। आप अगर किसी संस्थान में कार्यरत है, तो आपको वेतन मिलेगा, दौरे करेंगे, टीए मिलेगा, अन्य जो सुविधाएं हैं किसी संस्थान से, अब तो बहुत हो गई हैं। अब तो मुझे पता चला है कि न्यूज चैनल्स के एंकर्स को इतना वेतन या धनराशि, जो भी आप उसको कहें, इतनी मिलती है कि कल्पना नहीं की जा सकती। एकदम सुन करके आदमी अवाक रह जाता है। वो आवश्यकता है जीवन की, लेकिन उस आवश्यकता के पीछे आप अपने लक्ष्य से ना भटके, क्योंकि लक्ष्य अगर आपका विशुद्ध पत्रकारिता है, तो धन अपनी जगह है, लेकिन धनार्जन के लिए इतर रास्ते ना अपनाए जाए। आज हम लोग कई बार बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब पत्रकारों पर उंगली उठाई जाती है। यद्यपि उंगली उठा देना समाज का एक कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर भी उंगली उठा दी जाती है, लेकिन हम लोगों ने उस दौर में को देखा है, उस दौर को जिया है कि जहां किसी पत्रकार पर उंगली उठाने के लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे। हम लोग इतने नैतिक पत्रकारिता को अपनी, इन्हें नैतिकता की पत्रकारिता करते थे, वो पीढ़ी आज आज उंगली क्या उंगलियां उठने लगी हैं। ये समय का तकाजा है, इससे बचा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये सब चलता रहेगा। एक पत्रकार के रूप में अगर हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो ये उंगलियां उठाने वाले लोग भी बहुत दिनों तक उंगलियां नहीं उठाएंगे। उंगलियां तो उठती रहेंगी, लेकिन मेरा अपना निजी विचार ये है कि पत्रकारिता में प्रोफेशनल की जो प्रतिबद्धता है, जो जो एक तरह से पेशे के प्रति जो आपका लगन है, निष्ठा है, लगाव है, वो बरकरार रहे, और आप उसके मद्देनजर अगर अपने दायित्व का निर्वहन करें, तो सवालात कम आपसे किए जाएंगे। आज बहुत होता है, लेकिन ये सब होता रहेगा, क्योंकि जैसा हम लोगों के समय में और आज के समय में, मैं तो दोनों दौर को देखता हूँ, इस दौर को भी जी रहा हूँ, देखता हूँ कि ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने प्रोफेशन को बहुत ईमानदारी से और डिग्निटी के साथ करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं,
तो आप सर्वप्रिय होंगे, सब समाज आपका सर सम्मान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, सर सर एक बात ये भी हो सकती है, या हम सीधे तौर पे अगर ये जानना चाहें कि आज के समय में पत्रकारिता के उद्देश्य की अगर हम बात करें, या कई बार आपने देखा होगा कि रिपोर्टर किस तरह से भाग-दौड़ करते हैं, अपने साक्ष्यों को तलाशते रहते हैं। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। आपको लगता है कि परिस्थिति के अनुसार चीज़ें पहले से अभी तोड़-मड़ोड़ और मतलब किसी भी तरह ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी अगर करो तो कम है। क्या आपको लगता है पहले भी ऐसा होता था, या सिर्फ़ अभी की पीढ़ी इस तरह से, मतलब समय बदला है, अभी ऐसा हो रहा है? या पहले भी ऐसा होता था कि अगर साक्ष्य के लिए अगर आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं या बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, या जो भी आपसे हो पा रहा है, जो भी आप करना चाहते हैं साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, वो आप कर रहे हैं। वो पहले भी होता था, अभी भी होता है, या सिर्फ़ अभी का इस तरह से हम देख पा रहे हैं? क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अखबारों का ज़िक्र किया आपने, इतने अखबार हो गए, कौन-सा अखबार हम पढ़ें, कौन-सा ना पढ़ें, किस पर ज़्यादा विश्वास करें, किस पर कम विश्वास करें? मुझे लगता है कि आज जो पाठक है, वो बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दौर में भी था, इस दौर में भी है और आगे भी रहेगा। देखिए, ये साक्ष्यपरक पत्रकारिता तो पत्रकारिता के प्रोफेशन में एक तरह से प्रमाण के रूप में होती है। साक्ष्य पहले भी बिना साक्ष्य जुटाए कोई खबर नहीं लिखी जाती थी। बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के असत्य समाचार तो उस समय कोई कोई कभी लिख दे तो अलग बात है, उस पर चर्चा होने लगती थी। अरे, उस अखबार में ये छपा, ये तो गलत है। लेकिन बहुत छानबीन होती थी और एक तरह से कहिए कि उसके पीछे पड़ करके हर सच्चाई की तह तक जा करके उस समय लिखा जाता था। आज भी वही सब होता है। आज के जो रिपोर्टर हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, साख जुटाते हैं और बहुत अच्छा रोल भी अदा करते हैं। तो सबकी अपनी भूमिका है। हम अगर उसको नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो बुराई तो सब जगह है। कल समाज में बुराई तो जहाँ देखेंगे वहीं बुराई है। लेकिन अगर हम सकारात्मक पत्रकारिता की बात करें तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी भी बहुत मेहनत करती है। देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कई खबरों का असर इतना होता है कि तत्काल शासन प्रशासन चेतता है, सरकारें चेतती हैं और कार्रवाई होती है। तो सोशल मीडिया की बात हम अगर नज़रअंदाज भी कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी कमियां और बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, वहाँ तो विश्वसनीयता का कोई पैमाना ही नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात की जाए तो दोनों दोनों में विश्वसनीयता है। ठीक है, चीजें कुछ कमी बेशी तो सब में रहती है। लेकिन जो मेहनत करते हैं हमारे बच्चे, हमारे रिपोर्टर्स, महिला रिपोर्टर्स, ये सब जाते हैं कि रात दिन। आप देखिए ना, युद्ध के दौरान अभी जो भारत पाकिस्तान का अभी आप रिसेंट उदाहरण देखिए, हमारे रिपोर्टर्स और बच्चे बच्चियां कितनी इन्होंने मेहनत किया, कहाँ कहाँ नहीं गए। आप यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात अगर करें तो बच्चे कहाँ कहाँ नहीं गए, कितनी जान जोखिम में डाल करके वो पत्रकारिता करते हैं। मीडिया अपना माइक लेकर के कहाँ कहाँ जाते हैं, यानी आप यूँ कहिए जान जोखिम में डाल करके। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हम आप सब देखते थे कि किन्हें कितने जिजीविसा के साथ ये रिपोर्टर्स और ये सब जाते थे। तो सब अपना काम करते हैं, सब मेहनत करते हैं, उसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है। लेकिन कई बार होता है ना कि इसको कहते हैं, कई बार ऐसी कुछ कहीं से गलती हो गई कि फिर सारे सारे उंगलियां उधर ही जाने लगती हैं। और कभी गोदी मीडिया कह दिया गया, कभी कोई किसी शब्द से नवाज दिया गया। इससे हम बाप बच भी नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक काम मेहनत की बात है, सब करते हैं और उसका परिणाम भी दिखता है, समाज में दिखता है। जनता को कितनी कितनी ऐसी अच्छी कितनी जानकारी, गहरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं ये रिपोर्टर्स विभिन्न चैनलों के, कल्पना नहीं की जा सकती। जी, जी। पहले भी जी, हाँ जी। सर, जब आप व्याख्यान देने जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के पास, जो बड़े कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में जब आप जाते हैं,
तो वहाँ का कुछ अनुभव हमसे साझा करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि बच्चों के अंदर आजकल क्या कौतूहल है, किस तरह के प्रश्न आपसे कभी पूछते हैं बच्चे। उससे पहले मैं ज़रा देखूं कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ। संजय जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है। एस शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका। और हमारे साथ हमारे बालेश्वर प्रसाद जी जुड़ गए हैं, जो हमारी टीम के सदस्य हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आप सभी से यही निवेदन है, और हमारे साथ बने रहिए। जी सर, जी क्या जी। कौतूहल मैं रहता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से आपको? देखिए, मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करूं, जो नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं, उनमें मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के बतौर भी जाता हूँ, वाइवा भी लेता हूँ, इंटरव्यू भी लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति कुछ ज़्यादा ही झुकाव दिखाई देता है। मैं जब पूछता हूँ कि आखिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका सीधा सा होता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भविष्य बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, एक्सपोजर है, वगैरह वगैरह, ऐसी ही बातें करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चकाचौंध है, ये तो सर्वविदित है। तो स्वाभाविक तौर से बच्चे बच्चियां अगर पढ़ते हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो ख्वाहिश तो उनकी होनी भी चाहिए कि वो अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो। प्रिंट मीडिया की ओर बहुत ज़्यादा रुझान मुझे नहीं देखने को मिला। जो मेरा जो निजी तजुर्बा है बच्चों बच्चियों के बीच जाकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर उनका झुकाव ज़्यादा है। उसके पीछे यही कारण जो मुझे महसूस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह का एक तरह से वैभव संपन्न पत्रकारिता है प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वो बच्चों को आकर्षित करती है। कितना उसमें सफल हो पाते हैं, कितने सफल नहीं हो पाते, एक अलग बात है। अब मैं पिछले दिनों एक विश्वविद्यालय में गया वाइवा लेने, तो एक बच्ची थी। उसने मुझसे कहा कि सर, मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्यों पत्रकारिता विश्वविद्यालय में तुमने एडमिशन लिया और क्या बनना चाहती हो? तो उसने बहुत सारी बातें की, मैं संक्षेप में बताऊंगा। उसने कहा सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहती हूँ, मैं एंकर बनना चाहती हूँ। वो बच्ची का मैंने देखा, मुझे लगा कि इस बच्ची को भ्रम में ये रहे, इसके भ्रम का निवारण करना चाहिए। मैंने कहा बेटा ऐसा करिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ख्वाब मत देखिए। तो उसे लगा कि शायद सर मेरे रूप रंग को देख करके या कुछ ऐसा कुछ उसे महसूस हुआ होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस बच्ची को अभी से ही बता दें कि तुम एंकर जैसा स्वरूप तुम्हारा नहीं है। अब ठीक है, बच्चे हमारे बेटा बेटियों जैसे ही होते हैं, हम हमारे बच्चों से भी कम उम्र के होते हैं, तो मैं उन्हें उसी तरीके से बात करता हूँ, उसी तरह समझाता भी। मैंने उसे समझाया कि बेटा तुम प्रिंट मीडिया में जाओ, और प्रिंट मीडिया में तुम ज़्यादा कामयाब होगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। इसका जो शारीरिक स्वरूप है वो ऐसा नहीं है कि कोई चैनल इसको बिल्कुल लपक के इसको इंटरव्यू में बिल्कुल सिलेक्ट ही कर लेगा। देखिए, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में इस तरह का भाव नहीं है। ये तो कुदरत ईश्वर स्वरूप देता है कि इसको कैसा देता है। कालांतर में 2 साल बाद वो बच्ची मुझे एक न्यूज़पेपर के अखबार के दफ्तर में एडिटर से मिलने गया। वो आई, प्रणाम किया, सर पहचाना, पहचान गया मैं। और आज वो बहुत सफल महिला पत्रकार के रूप में अखबार के साथ काम कर रही है। तो कहने का आशय ये कि इस तरह की बातें अगर आप बच्चों को समझाएं सर, एक गार्जियन के रूप सही में। मार्गदर्शन गुरु देता है, और ये उदाहरण है आपकी ओर से कि आपने देखिए, हर बच्चा एक अलग क्वालिटी का होता है। वो बच्चा किस दिशा में जाएगा, गुरु को ज़्यादा पता होता है। माता-पिता से ज़्यादा गुरु को पता होता है कि उसका बच्चा किस तरह का है और किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने उस बच्ची को न सिर्फ़ मार्ग दिखाया, बल्कि वो आपके मार्ग पर चलकर, देखिए स्टूडेंट के अंदर भी वो होनी चाहिए बात कि शिक्षक की या टीचर की बात समझे। तो वो सफल हो पाई, और इस तरह से जो आप अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने सर, कई कई बार लगता है कि हमने किसी का जीवन बना दिया।
बिल्कुल। मैं एक प्रसंग ऐसी आपको और फीलिंग सुनाऊँ। आपको भी आ अभी रही है? अभी अभी 2-4 महीने जी पुरानी बात है, 4-5 महीना हो गया होगा। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का रीवा प्रीमाइसेस है मध्य प्रदेश में। मैं वहाँ गया एग्जामिनर के बतौर। तो ठीक है, गया। बच्चों बच्चों में डर भी रहता है, भय भी रहता है कि एग्जाम आ रहे हैं, पता नहीं कितने मार्क्स देंगे, कहीं फेल तो ना कर दें। फिर मेरा थोड़ा नाम बड़ा है तो उस नाते तो मुझे लगा कि वहाँ कई बार जाना हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों को मैं इनसे क्या इंटरव्यू लूँ, इनका क्या वाइवा लूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों का वाइवा लेने की बजाय इन बच्चों को वाइवा देने की ज़रूरत है। तो उन बच्चों को से मैंने वाइवा लिया नहीं, वाइवा दिया। मैंने उनसे अपने अनुभव सुनाए, उनसे खूब बातें की, उनको उनको तो और मैंने वाइस चांसलर उस समय डॉक्टर केजी सुरेश साहब थे, जो आजकल दिल्ली में हैं। डॉक्टर केजी सुरेश साहब को मैंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब, वीसी साहब, मैंने आज अपना वाइवा दिया है बच्चों के बीच। मुझे ऐसा लगा इन बच्चों को अपना अनुभव बताऊँ, इतने वर्षों की पत्रकारिता का अनुभव इन्हें बताऊँ। इन्हें बताऊँ पत्रकारिता कैसे की जानी चाहिए, पत्रकारिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पत्रकारिता का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आप कैसे पत्रकार बनें, आप कैसे डिग्निटीफुल पत्रकारिता करें, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएँ, प्रिंट मीडिया में जाएँ, किस तरह का किस तरह आप पत्रकारिता करें, आपका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगा ये वाइवा है। और मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा लाइए मैं जहाँ दस्तखत करना हो कर दूँ, बच्चों के मार्क्स आप भर लीजिएगा। क्यों बच्चों बच्चे ये जो हमारे पत्रकारिता में आ रहे बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह है। हम आप सीनियर लोग जैसे इनको जैसे ढाल जिस साँचे में ढालेंगे, उसी में ढलेंगे। अगर हम उनसे तमाम बातें पूछते और वो सवाल कर लेते कि वास्को डी गामा कब आया था भारत में, वो बेचारे बगल झाँकने लगते, क्या बताते? या हम पत्रकारिता के वो उदंत मार्तंड कब शुरू हुआ था, उसके प्रथम संपादक कौन थे, वो कितने पेज का था? तो बच्चा घबरा जाता है, बच्ची घबरा जाती है, वो जवाब न दे पाती और उसके मन में एक संशय का भाव रहता है कि अरे फेल हो जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को, पत्रकारों की जो युवा पीढ़ी आ रही है, ये ऊर्जावान है, पढ़े-लिखे हैं, अच्छे पढ़ लिख कर के बच्चे-बच्चियाँ आ रहे हैं। अब तो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं। आईएएस और आईपीएस की ओर झुकाव कम होता जा रहा है, जर्नलिज्म की ओर युवा पीढ़ी का झुकाव आ रहा है। तो मुझे लगता है इनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आप ब्लैकमेलिंग से बचिएगा, आप कुप्रभाव से बचिएगा। मैं तो यहाँ तक बच्चे-बच्चियों को कहता हूँ कि बेटा गलत आदतों से बचिएगा, क्योंकि आजकल के पीढ़ी में जो है, माफ़ करिएगा वैभव जी, मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि आज युवा पीढ़ी में सुरापान की प्रवृत्ति आ गई है। कई बार मैं जब देखता हूँ 25-30 साल के रिपोर्टर बच्चे शराब पीते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग तो उससे बचे रहे हैं, ये पीढ़ी भी बची रहे तो बहुत अच्छा है। हालाँकि ये व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, निजी ज़िंदगी है, ये किसी को ना रोका जा सकता है, ना किसी जी को प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन हम जी लोगों ने चूँकि उस दौर को जिया है, तो मुझे लगता है कि जब तक बच्चों को कोई बताएगा नहीं, तो शायद उनको उनको को समझ में नहीं आएगा। तो आज ज़रूरत है उनको कुप्रभावों से बचने की। हम बताते हैं बच्चों को कि आपको कैसे प्रभावित किया जाएगा, आपको कैसे रोका जाएगा, खबरें कैसे प्लान करवा के आपसे छपवाई जाएँगी या ब्रॉडकास्ट कराई जाएँगी। आप उनसे बचना और नैतिक पत्रकार बनना, आप अपना फ्यूचर तैयार खुद करना, आप अपने जीवन को सही मार्ग की ओर ले जाना। ये अच्छी-अच्छी बहुत चीज़ें अगर बढ़िया। आप बताएँगे, तो जी किताबी ज्ञान तो वो खुद कर लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर अनुभवी लोग उनको वो बातें बताएँगे जो उनके व्यावहारिक जीवन में ज़रूरी हैं, बजाए कि किताबी जीवन में। किताबी जीवन तो सर, वो जी ही रहे हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा, हमारे साथ हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी जुड़ गए, अभिवादन करती हूँ। जग नारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रदीप जी लगातार बने हुए हैं और उन्होंने लिखा है प्रेरक बातचीत हो रही है। उन्होंने लिखा बहुत अच्छे शख्सियत हैं, बहुत सारे संदेश आप तक मैं पहुंचा रही हूँ, हमारे दर्शक आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। और जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्या आपके मेंटर ने आपके लिए किया था वही सारी चीजें जो आपने शायद सीखा हो और आप आगे आज कर रहे हैं, या आपका दौर कुछ और था?
देखिए वैभव जी, तो हम तो गांव से झोला उठा करके पढ़ने गए थे इलाहाबाद, अब तो उसको प्रयागराज कहते हैं। तो कभी सोचा भी नहीं था कि जर्नलिस्ट बनेंगे, आज नाम होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के दौरान कुछ लिखते पढ़ते रहे, कुछ साहित्य की अभिरुचि थी। फिर लिखने लगे अखबार में, फिर अखबार की नौकरी शुरू कर दी और एक जीवन यात्रा रही। और आज 46-47 वर्ष हो गए, अभी भी लिख पढ़ ही रहा हूँ। तो हम लोग तो यूं कहिए कि बिना गुरु के ही ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। जो मिला उसी को गुरु बना लिया, जिससे कुछ मिल गया सीख लिया, वही सर माथे लगा लिया। लेकिन आज आज तो पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं, गुरुजन हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तकनीक बहुत बढ़ गई है, कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी कि आज सेकंडों में आपकी बात दुनिया भर में पहुंच जाती है। हम लोगों के समय बड़ी कष्टसाध्य पत्रकारिता थी। हम लोग दिन भर साइकिल चलाते हुए यहाँ वहाँ जाते रहते थे खबरें जुटाने के लिए। बड़ा बड़ा कठिन दौर था वो। शाम को थके मांदे आते थे, रात को 12-1-2 बजे तक घर जाते थे। वो दौर नहीं है अब। हम लोगों ने श्रम साध्य पत्रकारिता की है। आज आज श्रम साध्य पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है, साधन साध्य हो गई है। श्रम साध्य तो भी है, लेकिन साधन साध्य प्रमुखता से हो गया है। हमारे समय सर साधन कम थे। सर वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है, या दोनों अपनी अपनी जगह सही है? अपनी जगह दोनों अच्छे हैं वैभवी जी। वो उस दौर का भी आनंद था, इस दौर का भी आनंद है। ये अनुभूति पर निर्भर करता है। ये हम तो लोग बहुत अच्छी बात है सर कि आपने दोनों दौर को देखा है और दोनों को जी रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता आपकी छुट्टी नहीं है, अभी तक चल रही है। बिल्कुल सही बात। देखिए क्या होता है, ये विषय पत्रकारिता में आप आनंद की अनुभूति अगर करते हैं, पत्रकारिता में अब पैसे हो गए, अब तमाम सुख सुविधाएं हो गई, अब बड़ा बड़ा एक दौर अलग चल रहा है। हम लोगों के समय में तो समय पे सैलरी मिल जाए तो समझिए गंगा स्नान करके आते थे कि वाह वेतन मिल गया। आज जो है, अब चीजें बदल गई हैं। अब बदल बिल्कुल। गई हैं। अब इतना फास्ट लाइफ हो गया है जर्नलिज्म में कि अब वो साइकिल वाला दौर कहाँ रहा। अब तो सर हवाई जहाज का दौर पहले रहा ना कि सर पहले जब साइकिल की बात चल रही है, जब पहले साइकिल पे लोग पत्रकारिता करते थे या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग थे, तो जो आम जन थे वो सोचते थे कि इसके पास कुछ काम नहीं है, ये वेला आदमी है, इसके पास काम नहीं है इसलिए पत्रकारिता करता है। और आजकल तो नहीं। चलिए बैंक बैलेंस हो गया है पत्रकारिता में। आपके लिए सर एक प्रश्न आया है डॉक्टर जी पुष्पलता तनेजा जी का। उन्होंने पूछा जी है, जी। क्या आप अपनी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? पुष्पा जी देखिए, हर मनुष्य को अपनी कार्यशैली से संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपको आनंद की अनुभूति होगी। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे अपने प्रोफेशन से बड़ी संतुष्टि है, बहुत संतुष्टि है। और ईश्वर ने मुझे जो भी कुछ दिया है, मेरे प्रोफेशन की वजह से ही दिया है। आज मेरी यश है, मुझे यश प्राप्त है, प्रसिद्धि प्राप्त है, 4 लोग जानते हैं, मानते हैं। तो उसके पीछे हमारी हमारी पत्रकारिता रूपी साधना है, तपस्या है। तो हम तो जो कुछ हैं पत्रकारिता की वजह से हैं, अपनी लेखनी की वजह से हैं। तो मैं तो संतुष्ट हूँ। मैं देखिए, अब हम लोग जिस दौर में जिए हैं ना, तो वो दौर तो भागम भाग की जिंदगी का था। सुबह शाम काम करने का था, खूब काम करने का था। अब जिस दौर की पत्रकारिता में हमने उस दौर को भी देखा है। अब नाउ आई एम रनिंग 70। तो इस उम्र में तो अब हम कहीं वेतन भोगी पत्रकार के रूप में तो कहीं कार्यरत नहीं है। लेकिन जितना लिखते पढ़ते हैं, मैं रायपुर में हमारी एक पत्रिका है छत्तीसगढ़ बंधु, मैं निकालता हूँ। 2-4 लोगों की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे संपादकीय को पढ़ करके जब लोग मुझे फोन करते हैं या मेरे व्हाट्सएप में भेजते हैं, तो कुछ लिखते हैं, चर्चा करते हैं, खुशी होती है। तो अगर आप अपने प्रोफेशन से कहीं किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, संतुष्ट हैं, तो आपको अंतर अनुभूति होगी, जिसको आप कहते हैं कि आत्मा से आपकी आवाज निकलेगी कि आपको आनंद आ रहा है। तो पुष्पा बहन, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने प्रोफेशन से संतुष्टि है। सर हमें भी आनंद आ रहा है आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लग रहा है किस तरह से आपने बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को समझाना और सही राह दिखाना एक गुरु की जो
जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा रहे हैं। अब हम आपके प्रोफेशन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन पर हम आते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि चूंकि आप अभी पत्रकार हैं और काफी 46 वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, 70 वर्ष के आप अभी हैं, इतनी ऊर्जा इस उम्र में भी आपके अंदर है, तो इसका राज क्या है? अब देखो देखो महबूब जी, मैं कोई कोई जो है वो ऐसा ऐसा कोई कोई दवाई तो सेवन नहीं करता हूँ जिसकी वजह से मेरी ऊर्जा बनी रहे। शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, दाल रोटी खाता हूँ और खुश रहता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि आप जो भी लिखें, जो भी बोलें, जो भी सोचें, उसमें लोक कल्याण छिपा, लोक मंगल छिपा। आपके सोचने में, आपके लिखने में, आपके बोलने में ना किसी के प्रति ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना किसी के प्रति कुछ अन्यथा भाव हो, तो स्वतः आप प्राकृतिक तौर से आप एक तरह से फिट फाट बने रहेंगे। मैं निजी तौर पे बता रहा हूँ कि मेरी सोच में कभी नकारात्मकता नहीं आती। कभी परिवारजन के बीच भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कभी कभार गुस्सा आ गया तो वो 2 मिनट का होता है, कुछ क्षण का होता है, तुरंत जो है। मैं तो कई बार पोता पोती को भी अगर कुछ जोर से बोल दिया तो फिर बुला के कहता हूँ, अरे बेटा माफ करना। कहने का आशय ये कि आप सकारात्मक चिंतन के साथ अगर आप अपनी दिनचर्या को की शुरुआत करते हैं तो आप खुश रहेंगे, उम्र उम्र बाधक नहीं होगी। ठीक है, वो तो प्रकृति का एक नियम है कि अवस्था के हिसाब से मनुष्य के शरीर में विकृति आती है, रोग के रूप में, व्याधि के रूप में, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपके चिंतन में स्वस्थ विचार हो तो आप हमेशा एक तरह से, मैं तो कहूंगा, आप चिर युवा बने रहेंगे। आप भी ईश्वर बिल्कुल से सर, प्रार्थना करिए। आप बिल्कुल, बिल्कुल चिर युवा ही हैं आप। और सर, बचपन कैसा था आपका? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बचपन में आप नटखट थे या फिर शांत स्वभाव के? नहीं देखिए बेटा, बचपन तो ऐसे ही रहा, गांव का बचपन रहा। गांव में थोड़ा प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई गांव में हुई, बाद में फिर मिडिल स्कूल तक। उसके बाद फिर प्रयागराज गए, फिर हायर एजुकेशन वहीं से हुई। तो बचपन में भी मैं कोई बहुत उदंड या नहीं ऐसा रहा, पढ़ने लिखने वाला ही रहा। मधुकर जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। वो पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे और हम हमारे साथ प्रदीप गौतम जी लगातार बने हुए हैं। गौतम जी, विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, आपने इतनी अच्छी शख्सियत से हमें मिलवाया। और सर, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, कृपया आप दोबारा से जुड़ें ताकि हम आपसे फिर से अच्छी बातें कर पाएं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सर जुड़ जाएंगे। और बहुत देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अ, वो मेंटर होता है जो अपने स्टूडेंट को, जो अपने बच्चों को, जो पीढ़ी है हमारी आने वाली, उसे सही राह दिखाए। जिस तरह से सर बातें कर रहे हैं और स्टूडेंट का वाइवा लेने गए थे और उन्होंने अपना वाइवा दिया, आप समझ सकते हैं कितना बच्चों को कितना बेहतर फील कराया इन्होंने, कि मतलब उनको मुश्किल ना आए, उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें अच्छा फील कराना, कहते हैं ना, गुड फील कराना। तो ये एक अच्छे मेंटर की पहचान होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सर हमारे साथ अभी फौरन जुड़ेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहें और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब अपना अपना समय मुझे देते हैं, इस कार्यक्रम को देते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नए नए किरदार आप तक पहुंचाते हैं और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, अभिवादन है। और
मैं मैं उम्मीद करती हूँ सर हमारे साथ फौरन जुड़ेंगे। तब तक आप सभी बने रहें। पुनः आप सभी का अभिवादन है। मुझे बड़ा खेद है कि सर हमारे साथ किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका नेटवर्क इशू है और बड़ी अच्छी बातचीत उनके साथ चल रही थी और हम अंत तक नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे प्रश्न थे मन में जो अधूरे रह गए हैं, फिर कभी उनसे ज़रूर बातचीत होगी। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी शुरू से ही जुड़ी हुई हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम जी आपका भी धन्यवाद है। अनिल जी आपका भी धन्यवाद। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम उतनी ही लगन और प्यार से देखते हैं, बहुत सराहते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। दिलराम भारद्वाज जी बहुत धन्यवाद आपका। नेहा शर्मा बहुत धन्यवाद। हमारे बालेश्वर जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एस जे शर्मा जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी जो शुभेच्छा है वो हम तक पहुँचाएँ ताकि हम अच्छे-अच्छे किरदारों से आपको मिलवा पाएँ। और पुरुषोत्तम लाल तिवारी जी बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे खेद है कि इस कार्यक्रम को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि सर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं और बातचीत अधूरी रह गई। कुछ और मन में सवाल थे जो जवाब वो देते बहुत बेबाकी से बोल रहे थे। पत्रकारिता के बारे में बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी और पिछले 46 वर्षों का जो उनका अनुभव रहा है, उस अनुभव को हमसे साझा किया। हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें। इसी प्रकार नए-नए शख्सियत से आपको मिलवाऊँगी। अगले बुधवार फिर किसी नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। परिचर्चा में एक अलग विषय के साथ 185 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। आप सब हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। बहुत ऊर्जा के साथ हम कार्यक्रम को लेकर आते हैं और उसी ऊर्जा के साथ आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है। अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।